पीछे जो पहाड़ी है मैंने गुरुद्वारे से भी आपको दिखाया, लेकिन फिर यहाँ छत से भी दिखा देता हूँ। इस पहाड़ी के पीछे जो दूसरी पहाड़ी अगर आपको दिख रही है वो पाकिस्तान है। एरियल डिस्टेंस तो शायद 2 किलोमीटर वो दाहिनी तरफ जो इलाका है वो पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो शायद 2 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस हो या 3 किलोमीटर हो, इतना ही है। और वहां से जो शेलिंग हुई उस इलाके से, वो कोने में दाहिनी तरफ आप देखिए, वहां से शेलिंग हुई। और ये जो गीता भवन मंदिर है, यहाँ पर ये देखिए, ये शेल ऊपर से मैं पहले दिखा रहा हूँ, फिर नीचे भी मंदिर में चल के दिखाऊंगा। ये यहाँ पर गिरा और ये पूरा सुराख, छत पूरी RCC की ये छत है और ये पूरी की पूरी मलबे के साथ नीचे चली गई। गनीमत की बात थी, ऊपर वाले का शुक्र था कि उस समय मंदिर में आसपास या इस पूरे मंदिर में, ये बड़ा मंदिर है, इसमें कोई नहीं था। और ये देखिए स्प्लिंटर इधर सब है। यहाँ ये नुकसान तो हुआ, लेकिन जान का कोई नुकसान किसी को नहीं हुआ, कोई घायल भी नहीं हुआ। ये सारी टाइल्स फाइल्स है, ये सारे चीज़ें उखड़ गई। यहाँ तक कि लोहे के ये जो आपको छड़ दिखाई दे रही है लोहे की, ये भी टूट गई थी यहाँ से। इतना जोर का धमाका यहाँ पर हुआ था। और आप ये जो स्प्लिंटर्स यहाँ जो आए हैं आप देख ही लीजिए। और ये देश के दूसरे इलाकों में जो दूर है, जो पाकिस्तान की सीमा पर, पुंछ ने उन दिनों 3-4 दिन देखा, सहा, और जो हमले हुए, पुंछ के 80% से ज़्यादा लोग घर छोड़ करके पलायन कर गए। इतनी ज़्यादा शेलिंग, इतनी ज़्यादा यहाँ पर गोलीबारी की घटनाएं हो रही थी। पुंछ देखिए कितना बड़ा शहर है। और अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर की बात कही जाए तो पुंछ सबसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसा हुआ सबसे नज़दीकी शहर माना जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो शहर सबसे नज़दीक बसा हुआ वो पुंछ है। और सबसे ज़्यादा आबादी भी अगर सीमा के सटे जिलों की बात कही जाए, शहरों की बात कही जाए, तो पुंछ की है। और सबसे ज़्यादा नुकसान ऑपरेशन सिंधु के दौरान पाकिस्तान ने सिविलियंस पे जो किया वो पुंछ में ही किया। पाकिस्तान ने 6 और 7 की रात, यानी 7 तारीख को सुबह, जिन जगहों पर पुंछ के शहर में जिन जगहों पर अपना निशाना बना है, उसमें एक गीता भवन मंदिर भी शामिल है। मंदिर उनके निशाने पर था। ये देखिए, ये मंदिर का मुख्य कक्ष है, गर्भगृह है। और यहाँ देवता पौधा विराजे। और ये उससे थोड़ी दूर, यानी वो मेन हॉल आप देख रहे हैं, उससे पहले ये कमरा है। ये शेल यहाँ पर आके गिरा और ये पूरी छत टूट करके इस इलाके की नीचे, ये इस पोर्शन की कमरे का ये पूरा छत गिर गया। मलबा आप नीचे देख रहे हैं, छत आप ऊपर देख रहे हैं। और मंदिर और गुरुद्वारे में कोई 100 मीटर का फर्क है। ये मंदिर को और गुरुद्वारे को ऐसे टारगेट किया गया था। और अंत में मैं आ गया मदरसे में। ये जामिया जियाउल उलूम पुंछ मदरसा जो है, यहाँ करीब 500 बच्चे इस मदरसे में तालीम लेते हैं। एक माफ़ी के साथ मैं बात को शुरू करता हूँ कि यहाँ पढ़ाने वाले इकबाल साहब को यहाँ भी शेलिंग हुई, जैसे मंदिर में हुई, जैसे गुरुद्वारे में हुई, वैसे इस मदरसे में भी हुई। इकबाल साहब यहाँ टीचर थे, उनकी मौत हुई। लेकिन उनकी मौत के कुछ घंटों तक सोशल मीडिया पे और तमाम मीडिया पे ये खबरें गलत तरीके से उनको पेश किया गया। एक जो आदमी पाकिस्तान की शेलिंग में जिसने अपनी जान गंवाई मदरसे के भीतर, मदरसे को भी शिक्षा का मंदिर कहते हैं, उस आदमी को आतंक से जोड़कर बहुत जगह दिखा भी दिया गया। तो इस माफ़ी के साथ मैं शुरू करता हूं कि मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन जो दिखाया गया और जिससे बात गई, हालांकि बाद में बहुत लोगों ने इस पर माफ़ी भी मांगी, बहुत लोगों ने नहीं भी मांगी, लेकिन जम्मू कश्मीर की पुलिस ने पूरा साफ साफ ये किया कि इस तरह की कहीं कोई बात नहीं थी। वो एक सम्मानित शिक्षक थे और जिन लोगों ने भी ये बातें उनको आतंक से जोड़ के चलाई थी वो मनगढ़ंत है। खैर, वो बात पीछे चली गई और ऐसी बात जितनी कम की जाए उतना ही ठीक है। फैक्ट पर हमेशा आदमी को पत्रकारिता में
सही होना चाहिए। तो एक बात ये। दूसरी बात, इस मदरसे में उस दिन भी उसी तरह की शेलिंग हुई। पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, पुंछ उसकी जद में है और सबसे नज़दीक है। सैयद आपका नाम क्या? मौलाना सईद अहमद हबीब। सईद अहमद हबीब साहब, आप यहाँ किस हैसियत से हैं? मैं इस इदारे में एज ए वाइस प्रिंसिपल काम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमने आपको बहुत सुना, बहुत देखा। आज फेस टू फेस आपसे बात करने का उसको मौका मिला। छोड़िए। सबसे पहले तो यहाँ इस दूर दराज इलाके में LOC पर आने के लिए शुक्रिया, क्योंकि यहाँ कोई आता नहीं, इसलिए मैंने बात कह दी। दूसरी बात, आपके जर्नलिज्म को सलूट इसलिए करता हूँ, आपने माफ़ी मांगी। शुरू में आपने एक बात शुरू की इस माफ़ी के साथ कि यहाँ ऐसा हुआ। मैंने लोगों की तरफ से, मैंने ना कहा ना मेरे चैनल ने ऐसा कुछ कहा था। हाँ। ये भी बात मैं क्लियर कर दूं। शुक्रिया। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपका जो इंडिविजुअल थिंकिंग है, मैं उसको सलूट करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि हालात कहाँ से बिगड़े। पहलगाम में हमारे बहन भाई, हमारे मेहमान, जब वो हादसा हुआ, मैं आपको सच्चे मन से कहता हूँ और सच बोल के कहता हूँ कि उस रात हम नहीं सोए या हमने खाना नहीं खाया। वो दाग शायद हमारी नस्ल पर रहेगा, वो कभी नहीं उतरेगा। कश्मीरियत का जो उस दिन नाम बिगड़ा, वो शायद अब बरसों लगेंगे हमें वो दाग धोते धोते। हम शर्मिंदा हैं और हम माफ़ी चाहते हैं। दूसरी बात, जब यहाँ ये हादसा हुआ, पाकिस्तान ने यहाँ इस सिटी को निशाना बनाया। ये सिटी, अगर मैं आपको ये कह दूँ हिंदुस्तान का दिल है, तो आप हंसेंगे ज़रूर, लेकिन अगर आप कुछ दिन इस सिटी में रह के यहाँ के लोगों से मिलेंगे और हिंदुस्तानियत की यहाँ देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जिस हिंदुस्तान के बारे में ये कहा जाता है वो कश्मीर में उसे कोई याद नहीं करता, वो प्यार नहीं करता। तो ये सबसे बड़ा झूठ साबित होगा। ये सामने पाकिस्तान है, इधर भी पाकिस्तान है और इधर भी पाकिस्तान है। हाँ, ये तीनों पहाड़ी, ये जो सिटी है, ये बिल्कुल ये पाकिस्तान के अंदर तक जाती है। हम यहाँ रहते हैं, हमारे पुरखे भी यहाँ रहे हैं और यहाँ पर हमने हमेशा हिंदुस्तान के झंडे को दिल के साथ लगा के रखा है, मन से चाहा है और प्यार किया है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो आपकी दिल्ली में भी होंगे, वो आपके बॉम्बे में भी होंगे, वो चेन्नई में भी होंगे, लेकिन जो नैरेटिव बनाया गया कश्मीर के बारे में कि कश्मीर के लोग हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते, नहीं, ऐसा नहीं। या एक नैरेटिव बनाया गया है। तो पहली बात तो मैं कह दूं कि LOC के ऊपर बैठकर हम इस देश की मिट्टी से बेपनाह मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आपने बात की कि यहाँ कारी साहब शहीद हुए, इकबाल कारी, मोहम्मद इकबाल उनका नाम था। ये पीछे ही सेलिंग बिल्कुल इसी कैंपस में बम गिरा। कितने बजे की बात है? ये सुबह लगभग 8 बजे की बात है। हाँ, उसी समय कई जगह 7 तारीख को। जी हाँ, 7 तारीख को मेरा ऑफिस और जहां ये शेल गिरा है 50 मीटर का फर्क होगा। जोरदार धमाका हुआ और मुझे लगा कि मेरे आसपास कुछ हो गया। तब मेरे कुछ स्टाफ मेंबर दौड़ते हुए आए और यहाँ मुझे बताया कि हादसा हो गया है और कारी साहब इंजर्ड हो गए हैं और हमारे 4 बच्चे भी इंजर्ड हो गए। खैर, हम इमीडिएटली वहाँ पहुँचे, उनको लिया, हॉस्पिटल पहुँचे। बच्चे तो रिकवर थे, लेकिन कारी साहब की आधे घंटे में डेथ हो गई। खैर, अब मसला ये था कि हमारे 2 इदारे हैं। ये जो जहाँ आप खड़े हैं ये बच्चों का है, यहाँ पर लगभग 500 कुछ बच्चे हैं, और जो बच्चियों का है वहाँ पर लगभग 500 के करीब बच्चियाँ हैं। और जो हमारा स्कूल है, जो हमारा, वहाँ पर 100 लड़के हॉस्टल में रहते हैं, वैसे वहाँ 2500 के करीब लड़के पढ़ते हैं। तो कुल मिला के ये लगभग 1200 के करीब बच्चे बच्चियाँ थी जिनको हमने रेस्क्यू करना था और घर घर पहुँचाना था, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। पेरेंट्स भी आ रहे थे, वो ले जा रहे थे, हम भी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम कर रहे थे, गाड़ियों का। हम इसी एक्सरसाइज में लगे हुए थे और ये हादसा हो गया। अब एक तरफ हमें कारी साहब की मौत और दूसरी तरफ 1200 बच्चों को घर घर सेफली पहुँचाना। वैली के बच्चे, जम्मू के बच्चे, राजौरी के बच्चे, रियासी के बच्चे, दूर दूर के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। खैर, उस दिन वो दिन गुजर गया, दिन बीत गया। लेकिन जब हम 8 तारीख को सुबह को उठते हैं तो हम देख रहे हैं कि कारी साहब तो एक जो है वो इंटरनेशनल टेररिस्ट है और वो तो पुलवामा इंसिडेंट के मास्टरमाइंड है। NIA की उनको तलाश है और वो लश्कर तैयबा के एक बहुत बड़े ट्रेनिंग कैंप चला रहे। बड़ा दुख हुआ।
इस महान देश को एक महान मीडिया की ज़रूरत है, इस महान देश को महान मैकेनिज्म की ज़रूरत है, इस महान देश को एक महान सिस्टम की ज़रूरत है। चाहे हमारी हुकूमत हो, हमारी फ़ौज हो, हमारी सेना हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन मीडिया का जो एक रोल है वो जिस सिमत में जा रहा है, मुझे और आपको शायद वो इतना इफेक्ट न करे, मगर हमारी नेशन को, हमारी कौम को, हमारे देश को और इसके फ्यूचर को वो बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला, जो मैं मानता हूँ। वो तो मैंने इसीलिए अपनी माफी के साथ जी। पूरे मीडिया, हालांकि मैंने पहले कहा वो जो खबरें चली, वो जो खबरें पूरे देश और दुनिया में गईं, उसके लिए हम एक उसकी मजम्मत भी करते और हैं। मैं आपको बताऊं एक और बात, उसकी